Hello friends, Unit 3 Cell Structure and Functions of Class 11 Biology. इस वीडियो में हम सारे important points cover करेंगे. So let's start. Okay, cell the unit of life. What is a cell? Cell is the fundamental structural and functional unit of all living organism. जैसा कि हम जानते हैं जो बॉडी है होती है हमारी ये सेल से फॉर्म होती है. ठीक है, तो सेल्स जो होते हैं ये जब ग्रुप इनका फॉर्म होता है तो इससे बनता है टिश्यू और टिश्यू से ऑर्गन बनता है और ऑर्गन जो होते हैं वो हमारे बॉडी के स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. ठीक है, इस चैप्टर में हम इसी के बारे में कवर करेंगे, सेल के बारे में. ठीक है, नाउ डिस्कवरी ऑफ सेल. सेल की जो डिस्कवरी है ये किसने की थी? सबसे पहले सेल की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 में, जब वो एग्जामिन कर रहे थे अपने लैब में स्लाइस ऑफ अ कॉर्क. तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ये जो ट्री होता है, ट्री का जो बार्क होता है उसके उन्होंने कॉर्क में ये ऑब्जर्व किया था कि उसमें क्या है, कुछ हनीकोम लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनके क्या होते हैं, स्मॉल लिटिल कंपार्टमेंट्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे. तो उसके थ्रू उन्होंने ये देखा था कि जो सेल है, सेल्स की उन्होंने खोज इस तरीके से की थी कि सेल्स जो होते हैं ये कुछ स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर में उन्हें दिखाई दिए थे बार्क ऑफ ट्री में. ठीक है, 1674 में एंटन वॉन ल्यूवेनहोक ने डिस्कवर किया था कि जो सेल्स है ये लिविंग होते हैं. राइट, लिविंग सेल उन्होंने डिस्कवर किया था 1674 में. जो ल्यूवेनहॉक है इन्होंने जो फ्री लिविंग सेल्स हैं जैसे कि एल्गी वगैरह उन्होंने फर्स्ट ऑब्जर्व किया था वाटर में. इसके साथ साथ उन्होंने उसे अपने इन्वेंटेड माइक्रोस्कोप में देखा था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में. एंड वो फर्स्ट थे जिन्होंने ये बताया कि फ्री लिविंग सेल्स होते हैं पानी में. उन्होंने ऑब्जर्व किए थे जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, देन रेड ब्लड सेल्स, स्पर्म सेल्स. राइट, और इसके बाद जो रॉबर्ट ब्राउन है इन्होंने न्यूक्लियस का डिस्कवर किया था 1804 में. रॉबर्ट ब्राउन ने ये बताया था कि जो न्यूक्लियस होता है ये हमारा स्टोर करता है हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन को. अब ये हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन वो होते हैं, मतलब वो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में आते हैं. राइट, तो उन्होंने इसके बारे में बताया था. सेल थ्योरी. मैथियस श्लेडन एंड थियोडर श्वान, ये इन्होंने ही क्या किया था, सेल थियोरी प्रपोज किया था. जो मैथियस श्लेडन है ये जर्मस बॉटनिस्ट थे और इन्होंने डिस्कवर्ड किया था कि जो प्लांट्स होते हैं ये जो है ये सेल्स से बनते हैं. इन्होंने 1838 में इसको डिस्कवर्ड किया था. 1839 में जो थियोडोर श्वान थे ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे और इन्होंने डिस्कवर्ड किया था कि जो एनिमल्स है ये भी क्या बनते हैं, सेल्स से बनते हैं. ठीक है, इसके बाद इस थियरी में ये एक्सप्लेन नहीं हुआ था कि जो सेल्स है ये न्यू सेल्स कैसे बन रहे हैं. तो जो रुडोल्फ वर्कॉ है इन्होंने 1855 में एक्सप्लेन किया था कि जो न्यू सेल्स हो रहे हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही फॉर्म हो रहे हैं, मतलब जो बॉडी में सेल्स ऑलरेडी प्रेजेंट है उनसे ही न्यू सेल्स बन रहे हैं. डिफरेंट शेप्स ऑफ सेल. जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे रेड ब्लड सेल है, वाइट ब्लड सेल्स है, नर्व सेल्स है, कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स है. ये सब में आपको ना शेप का डिफरेंस क्लियर दिख रहा होगा कि सभी क्या होते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं शेप में. देयर आर डिफरेंट शेप्स ऑफ सेल्स. नाउ सेल टाइप. सेल के टू टाइप्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक सेल्स वो होते हैं जो बैक्टीरिया में फाउंड होते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स के भी टू टाइप्स होते हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल. प्लांट सेल प्लांट की बॉडी में और एनिमल सेल एनिमल्स की बॉडी में. इनमें डिफरेंस होता है, इसलिए यहाँ पे इनके स्ट्रक्चर वाइज यहाँ पे दो आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है. ठीक है, चलिए अभी हम एक एक को समझते हैं. Prokaryotic cells. Okay. Now, prokaryotic cells are the cells that do not have a true nucleus and membrane-bound organelles. इस स्ट्रक्चर में आप देखेंगे यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनल्स आपको देखने नहीं मिल रहे हैं मेम्ब्रेन बाउंड. ओके, साथ ही साथ यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है, ट्रू न्यूक्लियस, वो एब्सेंट होता है. तो अभी हम जो कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रोकैरियोटिक सेल्स के वो डिस्कस कर लेते हैं. प्रोकैरियोटिक सेल्स आर सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. Prokaryotes include bacteria and archaebacteria. Okay. The photosynthetic prokaryotes include cyanobacteria that perform photosynthesis. A prokaryotic cell consists of a single membrane and therefore all the reactions occur within the cytoplasm. सारे reactions cytoplasm में ही होंगे.
अगर हम बात करें बैक्टीरियल सेल्स की, सो इनमें क्या होते हैं, डिफरेंट शेप्स प्रेजेंट होते हैं, साथ साथ इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो भी डिफरेंट होता है, एंड दे पोजेस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, क्लोरोप्लास्ट एंड लाइसोसोम्स जैसे ऑर्गेनेल्स यहाँ पर एब्सेंट होंगे। जेनेटिक मटेरियल जो प्रेजेंट होगा वो सिंगल क्रोमोसोम होगा, ठीक है। द हिस्टोन प्रोटीन्स और इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो यूकैरियोटिक में फाउंड होते हैं, यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स, ये सारे इसमें नहीं होंगे, लैक करेंगे, ठीक है। जो सेल वॉल है इसमें ये फॉर्म होती है कार्बोहाइड्रेट से और अमीनो एसिड से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है यहाँ पर वो एक्ट करेगा माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की तरह और कैरी करेगा सारे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स को, और ये डिवाइड होंगे एसेक्सुअली बाय बाइनरी फिजन, और जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा वो कॉन्जुगेशन होगा। अब हम देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर में अभी हम एक एक जो भी इनके स्ट्रक्चर है उसको डिटेल में समझेंगे। कैप्सूल जो होती है ये आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो फाउंड होती है बैक्टीरियल सेल्स में। ये हेल्प करती है सेल वॉल को उसके मॉइस्चर रिटेंशन के लिए, साथ ही साथ ये प्रोटेक्ट करता है सेल को ताकि जो भी न्यूट्रिएंट्स है उसके सरफेस पे उसको क्या कर सके, वो उसको एनगल्फ कर सके, ठीक है। उसके हेल्प के लिए, उसको अटैचमेंट के लिए वो उसे हेल्प करता है। अगर हम सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल जो होती है ये आउटर मोस्ट लेयर होती है सेल की, जो प्रोकैरियोटिक सेल का एक प्रॉपर शेप देने के काम आ रहा है, ठीक है। साथ ही साथ जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म में सारे एंजाइम्स जो होते हैं ये प्रेजेंट होंगे, सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं एंजाइम्स के साथ साथ। सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं कुछ जो कुछ इनकी इम्पॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, और जेल लाइक कंपोनेंट प्रेजेंट होता है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये लेयर सराउंड होती है साइटोप्लाज्म की अराउंड में, और ये रेगुलेट करता है एंट्री और एग्जिट को सब्सटेंस की, मतलब जो भी एंट्री और एग्जिट होंगी सब्सटेंस की वो इस सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होगा, ठीक है। नाउ पीली जो है ये हेयर लाइक आउटग्रोथ्स हैं जो बैक्टीरियल सेल के आउटर सरफेस पे क्या होंगी, अटैचमेंट के काम आती हैं, ठीक है। फ्लैजेला जो होता है ये लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है और ये हेल्प करता है लोकोमोशन के लिए, मूवमेंट के लिए, ठीक है। राइबोसोम्स ये जो होते हैं ये इन्वॉल्व होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में यहाँ पे ये राइबोसोम्स रोल प्ले करेंगे, ठीक है। प्लाज्मिड्स जो होते हैं ये नॉन क्रोमोसोमल डीएनए स्ट्रक्चर्स हैं और ये इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन में। साथ ही साथ ये सर्क्यूलर हो सकते हैं या फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए स्ट्रक्चर हो सकता है इसका। न्यूक्लियोइड रीजन ये जो होता है ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा, इसमें जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होंगे, स्टोर होंगे, ठीक है। अगर हम मेजर कंपोनेंट्स की बात करें प्रोकैरियोटिक सेल की, सो ग्लाइकोकैलिक्स सबसे पहला हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि ग्लाइकोकैलिक्स होता क्या है। सो प्रोकैरियोटिक सेल में ये जो सेल का जो कैप्सूल होता है, जो सेल एनवेलप होता है, उसमें कुछ मैक्रोमोलिक्यूल्स में ये मैक्रोमोलिक्यूल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। नाउ मैक्रोमोलिक्यूल्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, ये सारे क्या होंगे इसमें इंक्लूड होते हैं, ठीक है। मेसोसोम्स जो है ये जो है सेल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे कहते हैं हम, वहाँ पर ये लैमेला और ट्यूबुल्स फॉर्म करेंगे और इसका काम जो होता है ये सेलुलर रेस्पिरेशन का काम होता है, साथ ही साथ सिक्रीशन का काम होता है, सेल वॉल फॉर्मेशन का काम होता है, और जो ये है ये एंजाइमेटिक कंटेंट जो रहेगा इंक्रीज करता है सरफेस ऑफ एंजाइमेटिक कंटेंट एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जेनेटिक मटेरियल जो इसमें प्रेजेंट है वो रेप्लिकेशन के काम आएगा, मतलब डॉटर सेल्स के डिस्ट्रीब्यूशन के काम आएगा, ठीक है। Inclusion bodies. So they are free bodies observed in the cytoplasm of a prokaryotic cell and act as a storage unit for reserve materials. Okay, so ये जो होता है inclusion bodies, इसका जो main function होता है वो होता है store करने का, ठीक है। Now chromatophores. These membrane extensions are specifically found in cyanobacteria and have photosynthetic pigments inside. Okay. Now eukaryotic cells. So eukaryotic cells are the cells that contain a membrane bound nucleus and organelles. Okay. तो यहाँ पर nucleus भी present होगा and
यहाँ पर ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे यूकेरियोटिक सेल्स के यहाँ पे टू स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं हम, प्लांट सेल और एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों का स्ट्रक्चर लगभग सिमिलर होता है, बट इसमें कुछ डिफरेंस होते हैं। डिफरेंस में अगर हम देखें तो जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल्स में जो सेल वॉल है ये प्रेजेंट होती है, जबकि एनिमल सेल में प्लांट सेल वॉल एब्सेंट होंगी। प्लांट सेल्स में जो वैक्यूल्स है, वैक्यूल जो होगा ये लार्ज होगा, काफ़ी बड़ा होगा, जबकि जो एनिमल सेल है उसमें वैक्यूल्स जो होंगे ये प्रेजेंट होंगे बट काफ़ी स्मॉलर होंगे इन साइज और स्मॉल होंगे काफ़ी नंबर। ओके, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है प्लांट सेल में उसका जो नंबर होता है यहाँ पर वो स्मॉल होता है, जबकि एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया इसका जो नंबर होता है ये ज़्यादा होता है, लार्ज नंबर में होते हैं। ठीक है, सो नाउ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे पहले जो मॉडल है ये प्रपोज किया था एस.जे. सिंगर एंड जी.एल. निकोलसन ने। सो इस मॉडल के हिसाब से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये लिपिड बाइलेयर है। बाइलेयर मीन्स टू लेयर ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, यहाँ पर ये जो प्रोटीन्स है ये एम्बेडेड होंगे बिटवीन द लिपिड बाइलेयर एंड ऑन द आउटर सरफेस। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है इसका जो काम होता है वो सेल को उसके आउटसाइड एनवायरनमेंट से सेपरेट करने का काम करता है। साथ ही साथ इसमें कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स होंगे जो हेल्प करते हैं, रेगुलेट करते हैं एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस को इन एंड आउट ऑफ द सेल। सेल वॉल, सो सेल वॉल जो है ये प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में और एब्सेंट होता है एनिमल सेल में। ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है, प्रोटेक्शन का काम करता है एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन्स। ओके, नाउ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। सो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ स्मॉल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स दैट डिवाइड द सेल सरफेस इनटू टू पार्ट्स, ल्यूमिनल एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है टू प्रोड्यूस प्रोटीन फॉर द रेस्ट ऑफ द सेल टू फंक्शन, राइट। और साथ ही साथ इसके टू टाइप्स होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसमें जो राइबोसोम्स होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं, राइट। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इट डज नॉट कंसिस्ट ऑफ राइबोसोम्स, ये इनका डिफरेंस होता है। नाउ गोल्गी अपैरेटस। सो गोल्गी अपैरेटस इसका जो मेन फंक्शन होता है सबसे पहले तो इसका मेन फंक्शन होता है पैकेजिंग का। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो जो इसका शेप है ये डिस्क शेप्ड होता है, फ्लैट होता है एंड जो इसका इसमें जो स्ट्रक्चर्स है ये सिस्टर्नेस प्रेजेंट होते हैं इसमें, और ये एब्सेंट होता है आरबीसीज में, ह्यूमंस में और सीव सेल्स में प्लांट्स के। ये हेल्प करता है ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स फॉर्म के लिए। ठीक है, और इसका काम होता है जैसे मैंने आपको बताया पैकेजिंग का काम होता है। तो क्या होता है जो भी इसकी जो जैसे सपोज प्रोटीन्स जो आ रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वो गोल्गी अपैरेटस में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो प्रोटीन्स को क्या करेंगे, उसको स्टोर करके उसको पैक करेंगे। पैक करने के बाद ये जो वेसिकल्स के फॉर्म में क्या होंगे, बाहर ट्रांसपोर्ट होंगे या सिक्रीट होंगे, ट्रांसपोर्ट होके जाएंगे लाइसोसोम्स में या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में या फिर सिक्रीशन होगा इनका। ठीक है, तो ये इसका मेन फंक्शन होता है। नाउ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है टू जनरेट एनर्जी। सेल में जो एनर्जी आती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के वजह से आती है, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ सेल। जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो डिवाइड होंगी कुछ फोल्ड्स में जिसे हम क्रिस्टाई कहते हैं, और इसका जो मेन रेगुलेशन होता है सेल मेटाबॉलिज्म के लिए होता है। साथ ही साथ जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज को एनर्जी मॉलिक्यूल में, जिसे हम एटीपी कहते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और जो सेल की जो प्रोसेस है सेलुलर प्रोसेस में ये रोल प्ले करता है। प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स जो होते हैं डबल मेम्ब्रेन होते हैं स्ट्रक्चर में और ये फाउंड होते हैं प्लांट सेल्स और यूग्लिनॉइड्स। ठीक है, इसके थ्री टाइप्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट जो जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, राइट। क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट जो है ये पिगमेंट है जिसे हम कैरोटीन कहते हैं, जो प्रोवाइड करता है प्लांट्स में येलो, रेड, ऑरेंज कलर। और ल्यूकोप्लास्ट ये कलरलेस होता है और इसका काम होता है स्टोरेज का ऑयल, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स।
ठीक है. नाउ राइबोसोम्स दीज आर द मेन साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस एंड आर कंपोज ऑफ प्रोटीन्स एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड. साइटोस्केलेटन. सो साइटोस्केलेटन जो होते हैं ये फिलामेंटस प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर है, जैसे कि माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गए, माइक्रोफिलामेंट्स हो गए, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ये सारे जो होते हैं इन्हें हम साइटोस्केलेटन कहते हैं. साइटोस्केलेटन का मेन फंक्शन जो होता है वो होता है सपोर्ट करना, मैकेनिकल सपोर्ट करना, जो शेप का जो सेल का जो शेप है उसको मेंटेन रखना. ठीक है. सीलिया एंड फ्लैजेला का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है मूवमेंट का, लोकोमोशन का. ठीक है. नाउ न्यूक्लियस जो है इसका आप देख सकते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर. जो जो सबसे पहले जो न्यूक्लियस है मैंने आपको बताया अभी जस्ट कि जो इसकी डिस्कवरी की थी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, और उसके बाद की जो इसकी स्टडी थी वो फ्लेमिंग ने की थी, और उन्होंने देखा था जब उन्होंने स्टेन किया था न्यूक्लियस को तो उन्होंने फाउंड किया कि उसमें क्या है, कुछ उन्हें कुछ स्टेन्ड मटेरियल दिखाई दिए जिसका उन्होंने नाम दिया क्रोमैटिन. जो क्रोमैटिन है ये नेम किया फ्लेमिंग ने, और उससे उन्होंने स्टडी की, और स्टडी करके उन्होंने जो न्यूक्लियस है उसका स्ट्रक्चर जो है ये हम तक लाया उन्होंने. ठीक है. यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रोमोसोम विथ काइनेटोकोर. ये जो काइनेटोकोर है इसमें आपको जो क्रोमैटिड्स है, क्रोमैटिड्स के बीच में आप देख सकते हैं आपको ये काइनेटोकोर्स दिख रहा है दोनों आर्म में अटैच यहाँ पे. सो दिस इज कॉल्ड एज काइनेटोकोर. ओके. नाउ हियर क्रोमोसोम्स यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर दिया है क्रोमोसोम्स का. सो टाइप्स जो होते हैं क्रोमोसोम का ये बेस्ड करता है उसकी पोजीशन, किसकी पोजीशन पे, सेंट्रोमियर की पोजीशन पे, कि सेंट्रोमियर कहाँ पर लोकेटेड है. ठीक है. अगर हम बात करें मेटासेंट्रिक की तो यहाँ पर क्या होता है, जो सेंट्रोमियर होता है ये मिडल में सिचुएटेड होता है और फॉर्म करता है दोनों तरफ से उसके जो आर्म्स रहेंगे वो इक्वल पोजीशन में रहेंगे, जब इक्वल आर्म्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. अब हम अगर बात करें सब मेटासेंट्रिक की तो यहाँ पर क्या होगा, सेंट्रोमियर जो है ये मिडल से थोड़ा सा दूर रहेगा, स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल रहेगा, और उसे कहते हैं हम सब मेटासेंट्रिक. एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है, इसमें ये सिचुएटेड रहेगा क्लोज टू द एंड से थोड़ा करीब रहेगा, और इसे कहते हैं हम एक्रोसेंट्रिक. और टेरोसेंट्रिक में क्या होता है, टोटली टर्मिनल जो एंड होता है वहाँ पर रहेगा सेंट्रोमियर टर्मिनल एंड पे. ठीक है. तो उसे हम कहते हैं टेलोसेंट्रिक. Biomolecules, chemicals or molecules present in the living organisms are known as biomolecules. Biomolecules वो chemicals होते हैं जो body में found होते हैं और ये important role play करते हैं जैसे reproduction में, growth के लिए and for sustaining life. So biomolecules जो हैं ये बहुत ज़्यादा important होते हैं हमारे life के लिए. Now मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि अमीनो एसिड, फैटी एसिड, शुगर्स एट्सेट्रा. सो ये जो होते हैं ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं. साथ ही साथ ऐसे भी कंपाउंड्स होते हैं जो प्रेजेंट होंगे प्लांट्स, माइक्रोब्स और फंगी में, जैसे कि इनके नाम जैसे कि एग्जाम्पल ले ले तो अल्कलॉइड्स, फ्लैवेनॉइड्स, रबर, एसेंशियल ऑयल्स, एंटीबायोटिक्स, कलर पिगमेंट्स, सेंट्स, गम्स, स्पाइसेस. तो ये सब जो है ये जो है ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के अलावा भी ऐसे थाउजेंड्स जो है कंपाउंड्स होते हैं जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के अलावा हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं, हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट कहते हैं. नाउ बायोमोलिक्यूल्स आर ऑफ टू टाइप्स, माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स. Micromolecules, for example, water, gases, sugar, amino acids, nucleotides, etc. और macromolecules जैसे कि carbohydrates, lipids, proteins, nucleic acid. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स से, पॉलीसेकेराइड्स से. सो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स अगर हम बात करें तो ये सिंपल शुगर होते हैं. ठीक है. पॉलीसेकेराइड्स किसे कहते हैं, सबसे पहले हुज मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स बॉन्डेड टुगेदर. सिंपल वर्ड्स में जैसे मैंने आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, दीज आर द पॉलीमर्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स और सिंपल शुगर होता है ये. ठीक है. तो इसका जो मेन काम होता है, मेन फंक्शन जो होता है ये होता है एनर्जी का.
प्लांट्स और एनिमल सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करने का, ठीक है। स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं। जो स्टार्च है ये प्रेजेंट होता है प्लांट्स में और ये स्टोर हाउस होता है एनर्जी का। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हेलिकल सेकेंडरी होता है। साथ ही साथ इसमें 12 मॉलिक्यूल्स होंगे। सेलुलोज मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये ग्लूकोज कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं जो जॉइंट होते हैं एक दूसरे से 1,4 बीटा लिंकेज से। एंड इसमें क्या होंगे, अबेंडेंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये वो उसमें फाउंड होता है। इट इज़ द मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑन अर्थ। अर्थ पे फाउंड होने वाला ये सबसे ज़्यादा अबेंडेंट मॉलिक्यूल है, ठीक है। एंड ग्लाइकोजन जो है ये एनिमल स्टार्च है। ये रिजर्व फूड मटेरियल होता है एनिमल्स, बैक्टीरिया और फंगी में। जो इसमें जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं ये हाईली बुश लाइक चेन होता है। इसमें जो लिंकेज होगा 1,4 अल्फा स्ट्रेट चेन होगा और 1,6 लिंकेज होंगी ब्रांचिंग में, ठीक है। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं शुगर का ग्लूकोज और राइबोस का यहाँ स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, ठीक है। नाउ प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड चेन मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स। सो फर्स्ट पेप्टाइड जो होते हैं ये होते हैं 2 to 50 अमीनो एसिड्स के, ठीक है। तो आप पॉलीपेप्टाइड समझ जाइए। प्रोटीन्स क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन है अमीनो एसिड का जिसमें 20 टाइप्स के अमीनो एसिड होते हैं और ये ज्वाइन होंगे पेप्टाइड बॉन्ड से। इसमें क्या होता है, जो ये होते हैं अमीनो एसिड्स जो पेप्टाइड में बॉन्ड इनका जो हो रहा है वो कंडेंसेशन रिएक्शन से होता है। ये ज्वाइन होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड से, ठीक है। तो ये जो है इस तरीके से जॉइंट रहते हैं। सो दीज आर पॉलीपेप्टाइड एंड दे आर 2 काइंड्स ऑफ अमीनो एसिड, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। एसेंशियल जो होते हैं ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड से ऑब्टेन्ड होते हैं, फूड से मिलते हैं, ठीक है। एंड नॉन एसेंशियल जो होते हैं ये बॉडी में प्रिपेयर्ड होते हैं बाय रॉ मटेरियल्स। नाउ हियर यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स दिए हैं ग्लाइसिन, एलेनाइन और सेराइन का। ये अमीनो एसिड्स 20 टाइप्स में से कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दिए हैं स्ट्रक्चर के। नाउ द मेन फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स इन लिविंग सेल्स आर। अब इसका जो मेन फंक्शन होता है प्रोटीन का वो होता है टू ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन में जो क्या होना है इसका, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन करना, ठीक है। साथ ही साथ फाइट विथ इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स। जो भी बॉडी में ये सेल्स में जो इन्फेक्शन ऑर्गेनिज्म रहेंगे उनके साथ फाइट करने का काम होता है, ठीक है। एंड इट ऑल्सो प्रोड्यूस एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स। कोलेजन इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। 30% जो बॉडी होती है उसमें कोलेजन का जो क्वांटिटी होता है 30% होता है। एंड ये प्राइमरी क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक है ऑफ योर बॉडी, स्किन, मसल्स, बोन्स, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स एंड अदर कनेक्टिव टिश्यूज। ओके, सो यहाँ पर लिपिड्स के एग्जाम्पल्स दिए हैं, स्ट्रक्चर्स दिए हैं। जैसे फैटी एसिड का स्ट्रक्चर देखिए आप, ग्लिसरॉल है, ट्राइग्लिसराइड्स, फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल। सो दीज ऑल आर हियर लिपिड्स है, ये फैट्स एंड ऑयल्स हैं, ठीक है। सो लिपिड्स आर कंपाउंड्स दैट आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर और आर पुअरली सोल्यूबल। हाउएवर लिपिड्स आर सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स सच एज क्लोरोफॉर्म, ईथर और बेंजीन, ठीक है। अगर हम फंक्शन की बात करें तो इसका मेन फंक्शन होता है स्टोर द एनर्जी और इट इज़ द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मेम्ब्रेन। हमें पता है लिपिड बाइलेयर, राइट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल जो हमने पढ़ा अभी जस्ट। एंड लिपिड का इट ऑल्सो प्रोटेक्ट प्लांट्स, बैक्टीरिया, इंसेक्ट्स एंड वर्टिब्रेट्स ऑल्सो। ओके, नाउ न्यूक्लिक एसिड्स ये जो होते हैं ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। न्यूक्लिक एसिड जो होंगे ये 3 केमिकल कंपोनेंट्स में होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक, पॉलीसैकेराइड्स एंड फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। अगर हम बात करें शुगर बॉन्ड की न्यूक्लिक एसिड की, सो इट इज़ ईदर राइबोस और डीऑक्सीराइबोस। और न्यूक्लिक एसिड में जैसे अगर उसमें डीऑक्सीराइबोस शुगर है तो उसे डीएनए कहेंगे, अगर उसमें राइबोस शुगर है तो उसे राइबोन्यूक्लिक एसिड कहेंगे। सो बायोमोलिक्यूल्स आर कॉन्स्टेंटली बीइंग चेंज विद सम अदर बायोमोलिक्यूल्स एंड ऑल्सो मेड फ्रॉम अदर बायोमोलिक्यूल्स। ओके, this breaking and making is through chemical process is called metabolism. In living organisms, all the metabolic reactions are enzyme catalyzed. So catalysts are those substances that are rate of reaction, that alter the rate of reaction. Okay, the protein with catalytic power is called enzyme. अभी हम enzymes पढ़ेंगे। enzymes क्या होते हैं ये
कॉमनली कॉल्ड एज प्रोटीनेशियस सब्सटेंस, जो केमिकल रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। और इनके वजह से ही जो भी इनका जो चेंज होता है, केमिकल में जो रिएक्शन होता है, चेंजेस उसमें तभी होता है एंजाइम्स की वजह से, तो इसलिए इसको बायोकैटालिस्ट भी कहते हैं। जो कभी कभी जब न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं ये बिहेव करते हैं एंजाइम्स की तरह, तो उन्हें राइबोजाइम्स कहते हैं हम। जो टर्शरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, एंजाइम्स का, ठीक है, ये क्या करते हैं जब ये दे लाइक इट हैज़ पॉकेट्स और क्रीवाइज इनटू विच सबस्ट्रेट फिट, और ये फॉर्म करते हैं ईएस कॉम्प्लेक्स को, जहाँ पे ई जो होता है वो एंजाइम होता है और एस जो होता है वो सबस्ट्रेट होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, इनकी जो बाइंडिंग होंगी मॉलिक्यूल्स के साथ, ये हाईली रिएक्टिव एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, जो इनके कॉम्प्लेक्स से क्या होगा, जब ये डिसोसिएट होके एक प्रोडक्ट यहाँ पे क्या होगा, फॉर्म्ड होगा। नाउ फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एंजाइम एक्टिविटी, तो यहाँ पर टेम्परेचर, पीएच, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, ये सब जो है ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को। टेम्परेचर भी एक ऑप्टिमम लेवल का टेम्परेचर होना चाहिए, हाईएस्ट लेवल के टेम्परेचर से जो एंजाइम है उससे क्या होगा, वो डीनेचर्ड होगा बाय हीट, ओके। तो एक ऑप्टिमम लेवल का पीएच भी होना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर नाउ एंजाइम्स आर क्लासिफाइड एज, अब यहाँ पे इसके टाइप्स है, ऑक्सीडो रिडक्टर्स एंड डिहाइड्रोजिनेसिस, ट्रांसफरेसिस, हाइड्रोलिसिस, लाइसिस, आइसोमेरेसिस एंड लाइगेसिस। तो ये सब जो है ये सारे क्या है, एंजाइम के टाइप्स हैं। कोफैक्टर्स जो होते हैं ये नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं और ये बाउंड होते हैं एंजाइम्स के साथ। एंजाइम ये कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए उसके रिएक्शन के लिए, मतलब ये क्या करते हैं, नॉन प्रोटीनस होते हैं और ये बायोकेमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व होंगे। साथ ही साथ इसके कुछ 3 काइंड्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स, कोएंजाइम्स एंड मेटल आयंस, ठीक है। Cell cycle and cell division. The sequence of events by which a cell duplicates its genome, synthesizes the other constituent of cells, and eventually divides into 2 daughter cells is called cell cycle. Now cell cycle में क्या होता है, जो cells है ये replicate होंगे और इनके साथ साथ इनके जो जीनोम्स है ये भी डुप्लीकेट होंगे, सिंथेसाइज होंगे। साथ ही साथ ये न्यू सेल्स फॉर्म करते हैं, न्यू 2 डॉटर सेल्स अपने सेल से क्या बना रहे हैं, वो नए सेल्स बना रहे हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, हम सेल साइकिल कहते हैं। नाउ फेजेस ऑफ सेल साइकिल, सेल साइकिल जो होते हैं ये बेसिकली 2 फेज में डिवाइडेड है, इंटरफेज एंड एम फेज, जैसे हम माइटोसिस फेज भी कहते हैं, ठीक है। नाउ इंटरफेज, इट इज द फेज बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेजेस। इंटरफेज लास्ट फॉर 95% ऑफ अ सेल साइकिल। आपको ये याद रखना है कि इंटरफेज जो होता है 95% होता है सेल साइकिल में। दिस फेज इज कॉल्ड एज रेस्टिंग फेज ऑल्सो, क्योंकि ये जो स्टेज होता है इसमें क्या होता है, जो सेल है वो खुद को प्रिपेयर कर रहा होता है न्यूक्लियर डिवीजन के लिए। यहाँ पर सेल की ग्रोथ होंगी और ये रेस्टिंग स्टेज होता है और ये 95% होता है सेल साइकिल का, ठीक है। द इंटरफेज इज डिवाइडेड इनटू 3 फर्दर फेजेस, ओके। G1 फेज जिसे गैप 1 कहते हैं, S फेज सिंथेसिस, और G2 फेज जिसे गैप 2 कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, G1 फेज में इट इज़ मेटाबॉलिकली एक्टिव और ये ग्रोथ फेज होता है, ठीक है। जो S फेज रहेगा इसमें DNA सिंथेसिस होगा, DNA रेप्लिकेशन होगा, सेंट्रियोल का ड्यूप्लीकेशन होगा, हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस होगा, ठीक है। और जो G2 फेज होता है इसमें क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस, साथ ही साथ ग्रोथ इसमें होंगी। तो यहाँ पर जो G1 फेज है वहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2 रहेंगे और क्रोमैटिड्स भी कितने रहेंगे, उसमें 2 रहेंगे। एस फेज में क्या होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2 रहेंगे बट इसके जो क्रोमैटिड्स के नंबर हैं वो इसमें इंक्रीज हो जाएंगे, वो 4 हो जाएंगे, ठीक है। और G2 फेज में क्या होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2 और क्रोमैटिड्स का नंबर कितना रहेगा, 4 ही रहेगा, ठीक है। ना यहाँ पर क्या है, जो एम फेज होता है, एम फेज में क्या होगा, ये इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं एम फेज को। और इसमें क्या होगा, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहेंगे वो 2 रहेंगे और क्रोमैटिड्स जो रहेंगे वो भी 2 रहेंगे, ठीक है। सो नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2 एंड क्रोमैटिड्स 2। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो डिवीजन है, यहाँ पर जब न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, न्यूक्लियर डिवीजन को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, राइट। और जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है तो उसे साइटोकाइनेसिस कहते हैं। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है कि एक ऐसा भी स्टेज आता है जो G0 फेज होता है, जिसको हम क्विसेंट
स्टेज भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो इनएक्टिव होते हैं, जो प्रोलिफरेट नहीं करते, तो वो रेस्टिंग स्टेज में चले जाते हैं, मतलब वो नॉट एक्टिव स्टेज में चले जाते हैं, जबकि वो मेटाबॉलिकली भी एक्टिव होते हैं और फिर भी उनको प्रोलिफरेशन नहीं होता है, इसलिए उनको जी नॉट फेज में वो क्या हो जाएंगे, इसमें ऐड हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है उस टाइम पे उनको यूज़ भी किया जाता है। ओके, नाउ एम फेज वन द एक्चुअल सेल डिवीजन। हाँ, मैंने अभी बताया आपको कि जो माइटोसिस में क्या होगा, जब डिवीजन होता है न्यूक्लियर का तो उसे कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, और जब उसे साइटोप्लाज्म का होता है तो उसे क्या कहते हैं, हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। ठीक है, नाउ माइटोसिस सेल डिवीजन इज ऑल्सो नोन एज इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहेंगे वो सेम रहेंगे पैरेंटल में भी और प्रोजेनी सेल्स में भी। तो यहाँ पे अब हम स्ट्रक्चर वाइज पढ़ेंगे। एम फेज में अभी आप देखेंगे 4 स्टेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। तो यहाँ पर सबसे पहले आप ये डायग्राम में देखेंगे जो अर्ली प्रोफेज है, अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज। इस डायग्राम में आप देखेंगे जो अर्ली प्रोफेज है, यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स हैं ये कंडेंस है, ये फॉर्म हो रहे हैं, मतलब कंडेंस नहीं, ये थ्रेड लाइक दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, पर धीरे धीरे ये कंडेंस हो रहे हैं, कंडेंस होके ये लेट प्रोफेज तक क्या हो जाएंगे, कॉम्पैक्ट माइटोसिस क्रोमोसोम्स बन जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो सेंट्रोसोम है ये भी ड्यूप्लीकेशन में जाते हैं इंटरफेज स्टेज में, और इसके बाद ये क्या होंगे फिर डिफरेंट पोल्स में इनको देखेंगे हम। ठीक है, अपोजिट पोल्स में देखेंगे हम। सेंट्रोमियर्स रेडिएट्स आउट माइक्रोट्यूबुल्स, जिसे हम कहते हैं एस्टर्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो प्रोफेज में जो कंडेंसेशन हो रहा है, तो यहाँ पर जब ये क्रोमोसोम्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, तो जो सेंट्रोसोम्स है, सेंट्रोसोम्स में जो माइक्रोट्यूबुल्स और जो यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म हो रहेंगे, ठीक है, तो ये जो रहेंगे ये एस्टर बनते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मेटाफेज है, मेटाफेज स्टेज में आप देखेंगे कि ये दोनों क्या हो रहे हैं, यहाँ पर मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर्स जो ये अटैच हो जाएंगे काइनेटोकोर्स के साथ। ठीक है, और इसके बाद जो क्रोमोसोम्स है ये मूव्ड होंगे स्पिंडल में, इक्वेटर में अलाइन हो जाएंगे। धीरे धीरे ये आप देखेंगे नेक्स्ट स्टेज में क्या होंगी, धीरे धीरे अलाइन होते जाएंगे स्पिंडल फाइबर से अटैच होने के बाद। एनाफेज में ये क्या होंगे, अटैच हो जाएंगे, और इसके बाद मेटाफेज में ये आ गए हैं इक्वेटर पे। एनाफेज में क्या होंगे, ये स्प्लिट होंगे सेंट्रोमियर से, क्रोमैटिड सेपरेट हो जाएंगे, और सेपरेट होके ये दोनों जो होंगे ये अपोजिट पोल्स में मूव हो जाएंगे इनके क्रोमैटिड्स। ठीक है, और इसके बाद टेलोफेज में क्या होगा, ये जो स्टेज होती है इसमें जो क्रोमोसोम्स होंगे ये इसके बाद फिर से अपनी जो इंडिविजुअलिटी है ये फिर से लूज कर देंगे, और इसके बाद फिर ये क्या हो जाएंगे, एक क्रोमैटिन मटेरियल फिर से बनने लगेंगे। इसके बाद जो क्रोमोसोम्स है इनका क्लस्टर हो जाएगा स्पिंडल पोल्स में, और फिर ये अपनी आइडेंटिटी लॉस करने के बाद न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप हो जाएगा, और जो भी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स और न्यूक्लियोलस जो डीजनरेट हुए थे स्टार्टिंग में, वो अब यहाँ पे क्या हो जाएंगे, रीअपियर होना स्टार्ट हो जाएंगे। और फिर उसके बाद ये आप देख सकते हैं इंटरफेस स्टेज में ये जो है ये यहाँ पर डॉटर सेल्स फॉर्म हो चुके हैं। राइट, तो जो मियोसिस होते हैं, मियोसिस जो होते हैं जैसे कि हमने पढ़ा माइटोसिस, तो माइटोसिस जो होता है ये वाला जो सेल डिवीजन होता है ये बेसिकली हमारे बॉडी के नॉर्मल सेल्स के लिए होता है। ठीक है, बट जो मियोसिस है, मियोसिस स्पेशली जो होता है ये जर्म सेल्स के लिए होता है, रिप्रोडक्टिव सेल्स के लिए होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 स्टेज होता है, 2 फेज होता है यहाँ पे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। जैसे यहाँ पे प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1 है, तो इसके बाद मियोसिस ये 1 में होता है। मियोसिस 2 में क्या होगा, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप डायग्राम में देखेंगे, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो मियोसिस होता है इसको हम रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। जो जर्म सेल्स के लिए होता है, स्पर्म्स और एग के लिए, मैंने जस्ट बताया आपको। अब जैसे कि मेल जो है, मेल में अगर 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है और फीमेल में अगर 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, ठीक है, तो यहाँ पर जब इनके जर्म सेल्स फॉर्म होंगे तो ये एन मतलब यहाँ पे ये जो है इसे हम डिप्लॉइड कहेंगे, मेल और फीमेल की क्रोमोसोम्स। ठीक है, लेकिन ये जो स्पर्म और एग सेल्स है यहाँ पे ये हैप्लॉइड है, मतलब 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो ये जो है जब ये दोनों यूनाइट होंगे
स्पर्म और एग से जब दोनों यूनाइट होंगे तो ये ज़ाइगोट फॉर्म करते हैं जो डिप्लॉयड होता है, फिर उसके बाद फिर से ही माइटोसिस प्रोसेस होंगी, फिर एम्ब्रियो, फिर फीटस और फिर वो डिप्लॉयड स्टेज होती है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका डिवीजन होता है, इसलिए मियोसिस जो होता है यहाँ पे मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में इसका डिवीजन होता है, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम फॉर्म करने के लिए। तो ये जो डायग्राम है इसके थ्रू अभी आप देखेंगे। ओके, सो यहाँ पर जो प्रोसेस है मियोसिस 1 और मियोसिस 2, इसमें क्या होगा, मियोसिस 1 में जो प्रोफेज स्टेज है, प्रोफेज स्टेज में भी क्या होता है, लेप्टोटीन, ज़ाइगोटीन, पैकेटिन, डिप्लॉटिन और डायकाइनेसिस में क्या होता है, जो ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये कंडेंस होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो न्यूक्लियर एनवेलप होंगी, इनकी ब्रेकडाउन होने के बाद इनके बीच क्रॉसिंग ओवर होता है, तो ये प्रोफेज 1 में होता है, ठीक है। मेटाफेज 1 में क्या होगा, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे, ये क्या हो जाएंगे, इनके पेयर्स जो है ये इक्वेटर पे आ जाएंगे। इक्वेटर पे आने के बाद क्या होगा, ये दोनों के जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है ये अब क्या हो जाएंगे, पोल की तरफ मूव होने लगेंगे। जैसे ये पोल की तरफ मूव हो जाएंगे उसके बाद क्या होगा, वहाँ पर ये जो इनका जो क्रोमोसोम्स है दे गैदर एट द पोल्स ऑफ द सेल्स और फिर आफ्टर दैट साइटोप्लाज्म जो रहेगा वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब प्रोफेज 2 में क्या होता है, न्यू स्पिंडल फाइबर्स जो रहेंगे क्रोमोसोम्स के अराउंड में फॉर्म होंगे, और मेटाफेज 2 में फिर से क्या होगा, ये लाइन अप हो जाएंगे इक्वेटर में। जो एनाफेज 2 रहेगा उसमें सेंट्रोमियर डिवाइड होकर क्रोमैटिड्स जो है ये अपोजिट पोल्स पे चले जाएंगे, और इसके बाद जो लास्ट स्टेज होंगे टेलोफेज 2 एंड साइटोकाइनेसिस वाली प्रोसेस में स्टेज में क्या होगा, ये प्रोसेस होंगी कि जो न्यूक्लियर एनवेलप रहेगा ये फॉर्म हो जाएगा, एक एक सेट जो रहेंगे क्रोमोसोम्स की ये फॉर्म हो जाएंगे और साइटोप्लाज्म फिर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो प्रोसेस होती है मियोसिस 1 और मियोसिस 2 की, ये इजीली हो जाएगी, और जिसके बाद क्या होगा, हैप्लॉइड जो रहेगा वन सेट ऑफ क्रोमोसोम फॉर्म्ड होगा।